आपका स्वागत है। आइकॉन स्टील प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में हम लोग आए हैं धूले में और मेरे साथ में इंजीनियर शेख मोहम्मद सिंह साहब जो पिछले 8 साल से इस फील्ड में बहुत अच्छा उम्दा काम कर रहे हैं। बेसिकली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में उनकी मास्टरी है, बहुत सारे उन्होंने अच्छे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं और सबसे खास बात है जो वो अपने बातों में भी बताएंगे कि उनके पिताजी भी इस फील्ड में थे और काफ़ी अच्छा बड़ा एक्सपीरियंस उनका रहा है आज तक का। तो उनको देख के ही शायद उनको भी लगा कि मैं भी सिविल इंजीनियर बनूंगा। तो इस सब के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में काफ़ी सारे हम लोग बातें करेंगे। तो फिर से आपका एक बार वेलकम बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। बिल्ड आइकॉन प्लेटफॉर्म आपके लिए है, आप जैसे इंजीनियर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ डिस्कशन करके, आपका एक्सपीरियंस शेयर करके, अगर कुछ आगे के आपके जूनियर्स उसमें कुछ मोटिवेट हो सके तो ये इस प्लेटफॉर्म की खासियत है। तो शुरुआत करते वहाँ से कि जहाँ से आपने स्कूलिंग शुरू की, आपका कॉलेज, और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने शुरू में भी बताया कि इस सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में आने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बाकी की अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह देखें तो अच्छे वाले एसी वाले ऑफिस में बैठे वाले जॉब है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी मुश्किलें हैं। तो ये फील्ड आपने कैसे चूज़ किया, क्या बताएंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने यहाँ पे हमें एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना के दिया। और दूसरी बात कि जैसे ये जो स्टडी का जो एक माहौल मिला है, तो स्कूल जो सबसे पहला जो स्टेप होता है, जो स्कूल मुझे मिली वो काफ़ी अच्छी थी। जैसे प्रीति सुधा जी स्कूल से मेरा पूरा 1st to 10th स्टडी हुआ है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, टीचर्स ने जो हिसाब से हमें पढ़ा है उसका नतीजा है कि आज हम जो बने। क्या बात है ऐसा। तो उनके लिए भी बहुत सारे यानी हमारी वो है ब्लेसिंग्स के भाई उन्होंने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया, ऐसा ध्यान दिया हमारे ऊपर। दूसरी बात, जो मेरा डिप्लोमा हुआ है वो SSUPS कॉलेज से ही हुआ है। वहीं से मेरा BE भी हुआ है, BE सिविल जी। और मुझे इस फील्ड में आने का मेन मेरा जो है वो पिताजी से मिला है, क्योंकि उनका जो वर्किंग था वो मुझे काफ़ी पसंद आता था। और दूसरी फील्ड ऐसी होती है कि एक लिमिटेड जॉब होता है कि एक जगह पे आपको ऑफिशियली बैठना है या कुछ वर्क करना है, तो उसमें इंसान बोर हो जाता है। और मेरी पर्सनल फीलिंग ऐसी है कि जैसे सिविल इंजीनियरिंग वर्क ऐसा है कि ऑफिशियल प्लस साइड वर्क दोनों साथ में जब चलता है तो इंसान को मजा आता है, यानी उसको बाहर भी घूमने मिलता है, हर चीजें उसको एक्सपीरियंस आता है ऐसा। तो ये हो गया ग्रेजुएशन तक, फिर आपने मास्टर्स भी किया स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, तो वो कहाँ से आगे का सफर कैसा रहा? जैसे मेरा BE सिविल कंप्लीट हुआ तो मुझे पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया कि भाई आपको अगर आगे पढ़ना है तो आप कुछ फील्ड चूज करके कीजिए ऐसा। तो मैंने जैसे स्ट्रक्चर के अंदर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था, तो स्ट्रक्चर मुझे इजीली मिल भी गया गेट थ्रू। तो फिर उसकी स्टडीज जो है तो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो फिर आता है वो उस दिन का इंतजार कि जिस दिन आपने खुद कंसल्टेंट करके अपना पहला इंडिविजुअल प्रोजेक्ट किया जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए, याद है? जैसे मेरा स्ट्रक्चर में जैसे एडमिशन लेने से पहले BE कंप्लीट होने के बाद में पापा के साथ में काफी सारा प्रोजेक्ट्स हो चुके थे। बराबर। हाँ, तो ऐसे है एक कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। लेकिन मैं उस दिन का या उस इसको दोहराना चाहता हूँ याद को कि जो आपने खुद इंडिविजुअल पहला प्रोजेक्ट किया, पापा के साथ तो आप काम कर ही रहे, लेकिन ऐसा कभी लगा कि अरे चलो अब ये प्रोजेक्ट मैं करता हूँ, या पापा ने कभी बोला कि इस बार तुम आगे बढ़ो, तुम ये प्रोजेक्ट लीड करो? मैं तो पापा तो हमेशा साथ में है ही गाइडेंस के लिए, लेकिन ऐसा आपने खुद थोड़ा सा लीड करके कुछ प्रोजेक्ट? जैसे BE सिविल कंप्लीट होने से पहले इंजीनियरिंग का कॉलेज तो सिटी में था, तो काफी प्रोजेक्ट्स पे मैं पापा की पहले जा चुका था, लेकिन BE कंप्लीट होने के बाद पापा ने मुझे 1-2 साइट ऐसे हैंडओवर किए कि भाई आप यहाँ पे पर्सनली पूरा कंप्लीट कीजिए, कुछ आपको तकलीफ आती है तो फिर मैं आऊंगा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट था, वहाँ पे मैंने किया, थोड़ी बहुत तकलीफ भी आई तो पापा वहाँ पे ऑन साइट मौजूद रहे कि भाई इसको कैसे टैली करना है। तो वही तकलीफ के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसी टाइप की तकलीफ आई और पापा ने कैसे हेल्प करी, वो मुझे इंसिडेंट। देखिए, सबसे पहली तकलीफ तो ऐसी है कि जो हम इंजीनियरिंग में पढ़ते वो ऑन साइड यहाँ पे एग्जीक्यूट करना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी, क्लाइंट की मेंटेलिटी बोलो या लेबर की, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, तो उनकी मेंटेलिटी इतनी अच्छी नहीं है कि जो क्वालिटी वर्क जो देना चाहिए एज पर डिजाइन जो हमको मिलता है, शेड्यूल जो मिलता है RCC डिजाइन का, वो हिसाब से एग्जीक्यूट होना बहुत जरूरी है। तो वो लोग वो फॉलो नहीं करते, तो मुझे काफी टेंशन आता था कि भाई अपन जो इंजीनियरिंग में पढ़े और ये लोग ऐसी मिस्टेक करते तो कहीं स्लैब ना गिर जाए, कहीं बीम कॉलम में कहीं क्रैक्स ना आ जाए, तो वो बहुत सारा चैलेंजिंग रहता था ऐसा। तो पापा ने फिर मुझे यानी पर्सनली बोले कि इतना टेंशन नहीं लेना रहता। पहले हमने भी जब स्टार्ट किया था हमको भी टेंशन आता था, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे वो नॉर्मल प्रोसेस हो गया, क्योंकि अपने इधर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं, इसलिए रिस्क फैक्टर कम है। जैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो स्लैब कास्टिंग के टाइम पे जो गर्दी होती है गैंग की यहाँ पे,
बड़े सिटीज के अंदर तो पंपिंग यूनिट से बराबर। आरएमसी से भरा जाता है, तो उसके अंदर जो मेश होती है अपनी आरसीसी मेश, वो डिस्टर्ब नहीं होती है, ना ही बराबर। उसके बेंड डिस्टर्ब होते हैं। यहाँ पे जो प्रोसेस है कि क्लाइंट एफोर्ड नहीं कर पाते, उनकी मेंटेलिटी नहीं है क्वालिटी वर्क एग्जीक्यूट करने की, तो वो क्या होता है फिर यहाँ पे वो लोग कुछ व्हीकल्स लेके चलते हैं बराबर। कंक्रीटिंग के लिए, तो वो पूरी मैश को डिस्टर्ब कर देते। बराबर बराबर। तो मुझे बहुत मतलब टेंशन आता था कि भाई ये ऐसा होता है तो ये स्लैब ना गिर जाए। तो फिर पापा ने धीरे धीरे मुझे ऐसा कूल डाउन कर दिया हौसला कि दिया भाई होगा। हाँ, हम भी काफी दिनों से देख रहे हैं और ये ऐसा ही चलना है। बराबर। अगर आपको क्वालिटी वर्क चाहिए या फिर करना है तो आपको ये सिटी छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको मुंबई पुणे जाना पड़ेगा। अभी आपने जाते जाते एक जिक्र किया अनस्किल्ड लेबर का जी। कि तो मैं फिर दूसरा सवाल ये आता है कि अनस्किल्ड लेबर यूज करना कभी कभी बहुत खतरनाक भी साबित हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। कभी कभी बड़ी मिस्टेक भी हो सकती जी है। जी। तो आप इस चीज को आप कैसे टैकल करते हैं दूल्हे जैसी जगह पे आप हो इसलिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे टैकल करने की जो बात है तो इनके ऊपर है ना काफी ध्यान देना पड़ता है। जैसे ओके। मेरे जो भी असिस्टेंट है और एक भाई है जो वर्क देखते हैं, ओके। तो जो जैसे जॉइंट वगैरह जो आरसीसी फ्रेमिंग होती है, जो हम्म। जितना भी यानी जो की पॉइंट्स होते हैं वो की पॉइंट्स पे काफी ध्यान देना पड़ता है। जैसे कंक्रीट को डालना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बराबर। जो अटैचमेंट होती है आरसीसी फ्रेमिंग की, जैसे हम्म। बार्स की अटैचमेंट, उसको बेंड करना, उसको बराबर प्रॉपर करना कि भाई कोई बिल्डिंग अपन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कर रहे हैं तो उसके जो बराबर। अटैचमेंट्स है वो क्या की है उसके, तो उसके बराबर। ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा और प्रोपोर्शंस तो कैसा, एक बार जो साइट के ऊपर बोल दिया अपन ने स्टार्टिंग में तो वो लोग बराबर उसको करते हैं। ठीक है। दूसरा वर्ड आपने बताया कि बजट, इधर के क्लाइंट का बजट। तो जी। अगर आप रेसिडेंशियल में काम कर रहे हैं इसलिए खास तौर पे पूछना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट का बजट थोड़ा कम होता है। जी क्लाइंट ऐसा बोलता है कि मुझे 15 लाख में मुझे घर बिठा के दो, जी टाइप वाला आपको जी जी। कस्टमर मिलते रहेंगे। हाँ। तो फिर आपको बीइंग इंजीनियर आपको तो क्वालिटी वर्क करना रहता है। तो इस क्वालिटी और ये बजट, ये दोनों को आप कॉम्बिनेशन कैसे करते हो, फिर मैच कैसे करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए हम 2-3 ऑप्शंस रखते हैं। जैसे पहला ऑप्शन ऐसा होता है कि भाई आप तो एक तो जो बिल्टअप एरिया है वो कम कर लो, जैसे आपके बजट में अगर बिल्डिंग बिठाना है, या फिर आप जो फ्यूचर एक्सपेंशन करना चाहते हैं बिल्डिंग का उसको आप रिड्यूस कर दो। बराबर। जैसे आप जो सोच रहे हैं कि भाई G+3 के हिसाब से आपको हेवी स्ट्रक्चर चाहिए नीचे फाउंडेशन के करीब से, तो वो आप उसको रिड्यूस कर दो, G+1 कर दो, तो बराबर। आपका बिल्डिंग बजट में ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपके रेनफोर्समेंट के अंदर कम हो जाएगा, आपका कंक्रीट का डेंसिटी कम हो जाएगा, ये हिसाब से। दूसरा, अगर किसी को क्वालिटी कंस्ट्रक्शन अगर सच में करना है जी तो आप कुछ ऐसे 4-5 पॉइंट्स बता सकेंगे जी। इन पॉइंट के ऊपर ध्यान दो, आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। जी। जो लाइफ टर्म अपन जो जिसको बोलते हैं लाइफ लॉन्ग वाला, वैसा आपका घर बन जाएगा कि अगर आपने ये 4-5 पॉइंट के ऊपर काम करते हुए ध्यान दिया तो। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं अपने इधर, तो एक कॉन्ट्रैक्टर की भी एक रेंज है। यहाँ पे 5% कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे जो काफी बड़े प्रोजेक्ट करते हैं और उनके पास में गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उनको हैबिट हो गई है कि भाई अच्छा वर्क किसको बोलते हैं। ऐसे कंक्रीट का प्रोपोर्शन जो रेशो है, जैसे M25 लिख के आया, M20 लिख के आया, तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कितना प्रोपोर्शन में एग्रीगेट सैंड ये सब यूज करना है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर को सबसे पहले लगाओ आप। उसको 5 रुपए 10 रुपए आप ज्यादा दो और सबसे पहले उनको इन्वॉल्व करो, तो उसकी मेंटेलिटी जब अच्छा वर्क करने की तो ऑटोमेटिक अच्छा वर्क करेंगे। बराबर। हाँ, दूसरी बात जैसे जो डिजाइन का पार्ट है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं तो हुई जो मेरे पास में प्रोजेक्ट है। बराबर। तीसरी बात जो मटेरियल की क्वालिटी है, जैसे मटेरियल बोले तो जैसे अभी आप कोई भी एक सीमेंट देखेंगे तो उसमें 3 क्वालिटी है, तो जो बेस्ट क्वालिटी का है मटेरियल वो ऑब्वियसली महंगा ही रहने वाला है, तो जो महंगा है सीमेंट वो यूज करो आप, तो फिर ऑटोमेटिक मिलेगा। जैसे स्टील अभी 550 TMT 550D है, एनहांस्ड डक्टिलिटी वाला जो स्टील है, आप वो यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो डिटोरिएशन जो होने वाला है बिल्डिंग का बाद में वो कम होगा, कम रेंज पे होगा। तो ऐसा है। दूसरा एक ऐसा पूछना चाहता हूँ कि आप दूल्हे से बिलोंग करते हैं या इस एरिया को बहुत बचपन से आपने देखा है जैसे आपने बताया, तो अगर दूल्हे का विजन के बारे में हम लोग बात करें डेवलपमेंट के एंगल से, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होने चाहिए एक अच्छी डेवलपमेंट के लिए? सबसे पहले तो जैसे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है यहाँ पे, तो जैसे नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आप देखेंगे तो उनका एक अलग से एक पैनल है जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस करता है, कोई बिल्डिंग का एनालिसिस करता है कि जो भी कंस्ट्रक्शन चालू है तो वो क्वालिटी वर्क और एज पर बायलॉज हो रहा है कि नहीं। अगर ये चीज प्रॉपर धुलिया में भी हुई तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा भी होगा, बहुत सारे इंजीनियर्स को स्कोप भी मिलेगा क्योंकि एरिया स्प्रेड होगा। बराबर बराबर। और दूसरा, अगर गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन फिर रहेगी ये सब फुलफिल करने के लिए, मतलब अगर गवर्नमेंट से आपकी क्या उम्मीदें हैं कि अगर गवर्नमेंट ने ऐसा ऐसा सपोर्ट किया तो फिर ये डेवलपमेंट यहाँ हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है अभी तो फिलहाल में 2 साल से बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले रेती जो थी तापी की
वो गुजरात से लाना पड़ती थी, तो काफी महंगी थी। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, यहाँ पे लोकली अवेलेबल भी रहती है जो नदी वगैरह की जो आती है, हम्म, लेकिन उसका ड्रॉबैक ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों ने स्ट्रक्चर में यूज किया, लेकिन हम्म, उसमें सिल्ट कंटेंट ज्यादा होने की वजह से स्ट्रक्चर में काफी सारे क्रैकिंग की प्रॉब्लम आ गई, आरसीसी स्ट्रक्चर में भी और जो प्लास्टरिंग वर्क करते हैं उसमें भी। तो अभी 2 साल से तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टेंडर ओपन किया है ये सैंड का, तो बहुत अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिला है सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा। ओके। दूसरा, आपने पहले जब हमने बातों से शुरुआत की तो पहला आपने बताया एक प्रॉब्लम का एक इंसिडेंस जहाँ पे प्रॉब्लम आया और आपको पापा ने काफी अच्छी जी हेल्प की। अब मैं पूछना चाहता हूँ आपको कि कोई ऐसा एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट आप जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट करते हैं उसमें कि जिसमें आपको काम करते वक्त एक अलग खुशी मिली, जी जी। एक अलग प्राउड फील हुआ या अलग सेटिस्फेक्शन हुआ कि चलो ये प्रोजेक्ट मेरे हाथों से हो गया, मैंने कुछ इसमें अलग किया है, ऐसा टाइप वाला कोई प्रोजेक्ट याद है आपको? उस प्रोजेक्ट के बारे में सुनना चाहता हूँ। अ, ऐसा प्रोजेक्ट एक है, हम्म, जैसे अभी मैंने जो अटैच किया है ना एक प्रोजेक्ट, वो है। उसके अंदर ऐसा था कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा थी। जैसे उनका जो एक फ्लोर का बिल्टअप एरिया हो रहा है, वो लगभग 2400 स्क्वायर फीट का हो रहा है, ओके, 2400। तो एक फ्लैट जो है तो इतना बड़ा होता नहीं है कभी भी। एक फ्लैट ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 स्क्वायर फीट की रेंज से चालू होता है, तो 1500 मैक्सिमम होता है। तो इतने बड़े स्क्वायर फीट के अंदर प्लानिंग को बिठाना, उनको स्पेस देना, क्योंकि इतने बड़े स्पेस का भी एक यूजेज होना चाहिए। अगर बराबर, अपन अनयूजेबल स्पेस अगर क्रिएट करके दे दे, तो वो बाद में ऐसा क्या बोलते हैं उसको, मतलब अनइवन लगेगा, बराबर, अनबैलेंस लगेगा बराबर, बिल्डिंग के लिए। तो उसको काफी हमने अच्छा बालकनीज वगैरह प्रोवाइड किए हुँ, उनके लिए, मतलब एक हैबिटेबल स्पेस क्रिएट करके दिया बराबर, कि भाई आप वो जब फ्लोर के ऊपर जाएंगे तो आपको गार्डनिंग स्पेस और सब चीजें आपको इजीली वहीं पे मिल जाएंगी, आपके बेडरूम के साइड से बोलो, हॉल के साइड से। और बराबर, उनकी बालकनीज जो है तो कैंटिलीवर्स हमने काफी बड़े बड़े किए। हुँ, तो मुझे पहले डर लगता था कि भाई 6 फीट का कैंटिलीवर लेने के बाद में, और जब क्लाइंट बोल रहा है कि भाई 4 फीट और एक्सटेंड करना है, हाँ, हाँ, तो फिर ये थोड़ा रिस्की पार्ट होता रिस्की है। पार्ट होता है। तो उसके लिए फिर उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट किया और प्रॉपर उसको प्लानिंग किया, तो अभी उसको 2 साल हो गए प्रोजेक्ट को, तो कोई क्रैकिंग्स वगैरह नहीं है। मैं, मेरे भाई एक छोटे, तो उनको भी भेजता हूँ मैं साइट के ऊपर अच्छा, चेकिंग के लिए। 6 महीने में भेजता हूँ कि भाई कुछ क्रैक्स वगैरह तूने नोट डाउन करो, कि भाई प्रॉपर वर्क या फिर कुछ एडिशनल सपोर्ट कुछ देना है तो हम दे सकते हैं ऐसा। बराबर, बराबर। दूसरा एक ऐसा चीज़ पूछना चाहता हूँ, पिछले 7-8 साल से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मास्टर्स भी किया है, जी तो आपके जो अभी जूनियर्स जो पास आउट हो रहे हैं, इस फील्ड में आ रहे जी हैं, उनको एक सीनियर के तौर पे, एक दोस्त के तौर पे जी। क्या सलाह आप देंगे? मेरी सलाह तो सबसे पहले ये रहेंगी कि जैसे जो लोग पहले कदम रखते हैं ये फील्ड हुँ, में, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है कि भाई सैलरी या फिर जो प्रॉफिट है वो अच्छा मिलना हुँ, चाहिए। तो जनरली क्या होता है, जब कोई नया आदमी आता है तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनका फायदा उठाने के लिए उनसे क्वालिटी वर्क करवाना नहीं चाहते। भाई एज बस पर्सन आप खड़े रहो बस साइट के ऊपर, हमें क्वालिटी वगैरह नहीं चाहिए। हुँ, तो ऐसी चीजों की तरफ ना बढ़े। बराबर, बराबर, जैसे जो क्वालिटी वर्क जो इंजीनियर करते हैं उनके पास एक्सपीरियंस भी ले, और आपके पास में अगर कोई लोकल आता है कि भाई मैं काम करूंगा, आप सिर्फ खड़े रहो, मैं अगर गलत काम भी कर रहा हूं तो आप कुछ मत बोलो, आपको पैसे मिलेंगे। तो ऐसे वर्क की तरफ जाना नहीं चाहिए। हुँ, एक बार अगर आपका स्टैंड क्वालिटी वर्क का बन गया तो ऑटोमेटिक आपको लोग ढूंढते आएंगे बराबर, बराबर, कि यार ये काम अच्छा करता है, इनके पास में हमें जाना है। क्योंकि क्वालिटी चाहने वाले लोग अब उनका प्रोपोर्शंस बढ़ गए। बढ़ गए, पहले लोगों के पास में इतना जैसे वो नहीं होता था प्रॉफिट के वे, वो लोग कुछ क्वालिटी वर्क कर सके, लेकिन अब सिटी भी डेवलप हो गया है तो लोगों को भी क्वालिटी वर्क चाहिए। बराबर। तो ये हो गई जूनियर्स को लेके बात। जी अब पूछना चाहता हूँ कि जब कोई बात आती है कोई कंस्ट्रक्शन की तो उसमें 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है, एक है स्टील और एक है सीमेंट। तो जी अगर स्टील सिलेक्ट करना है कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, तो आप उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ देखते हो? जी कि ये प्रॉपर्टी है तो ये स्टील अच्छा है, ये सिलेक्ट करना चाहिए। जी। सबसे पहले अभी जो 550D जो है स्टील, हुँ, जो टीएमटी बार्स है, हुँ, तो इसका जो यील्ड स्ट्रेस है, जो हुँ, डक्टिलिटी है वो काफी अच्छी है। तो वो बराबर। मैंने ऑन साइड भी जो हमारे जो लेबर होते हैं उनको बोला है कि इसे बेंड करके देखो, हुँ, हुँ, जो लैपिंग्स वगैरह है वो प्रॉपर हो रही है क्या, जो लैपिंग्स हमको क्रिएट हुँ, करना हुँ। पड़ती है तो वो प्रॉपर हो रही है क्या। तो 550D एनहांस डक्टिलिटी का स्टील काफी अच्छा है। अच्छा, तो मैं तो क्लाइंट को वही बोलता हूँ कि आप 2 रुपए फास्ट दो, ऐसा उससे आपके प्रोजेक्ट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर, अगर आप 5 टन स्टील यूज करें तो 2 रुपए से कितना फर्क पड़ेगा बराबर। ऐसा। तो लेकिन आप लाखों की बिल्डिंग बना रहे हो तो स्टील अच्छा यूज करो, तो आपका आरसीसी स्ट्रक्चर कभी हैम्पर नहीं होगा, डिटोरिएट नहीं होगा, कभी बराबर, क्रैकिंग्स वगैरह डेवलप नहीं होंगे। बराबर। और आपने आइकॉन स्टील कभी किसी प्रोजेक्ट पे यूज़ किया है? हाँ, काफी प्रोजेक्ट पे ये तो किया है। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा उसके प्रोडक्ट को लेके, उसके सर्विसेज को लेके? जी जैसे अवेलेबिलिटी है जी। या कॉस्ट है, स्टाफ है, ऐसे कुछ बता पाएँगे? आइकॉन स्टील तो अच्छा है, काफी साइट पे यूज भी किया है, और रेंज वगैरह तो नॉर्मल ही है। हुँ, हुँ, हुँ। एज अगर कंपैरिजन में पकड़े दूसरे स्टील के बराबर, तो नॉर्मल ही है, ऐसा ओके। 2-3 रुपए का फर्क तो हर स्टील में होता ही है। यस। हाँ, अब क्लाइंट को हम लोग सजेस्ट करते
अब उनकी मेंटेलिटी होती है कि उसे फाइनल करना है या नहीं। बराबर बराबर। हम एक लेवल तक के उन्हें सजेस्ट करते हैं कि भाई आप ये स्टील यूज करो, काफी अच्छा है ऐसा। तो ये थे इंजीनियर शेख मोहतसिम साहब, और मैंने जैसे बताया शुरू में कि पिछले 7-8 साल से वो खुद काम कर रहे हैं, पापा की गाइडेंस में काम कर रहे हैं, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आज तक उनका रहा है, कुछ आने वाले फ्यूचर में भी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने बताया आने वाले जूनियर्स को लेके कि क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, अच्छा काम करना, क्योंकि एक अच्छा काम आपको दूसरा काम दिलवाता है। तो हमेशा जो काम आप हाथ में ले रहे हो वो अच्छा काम करिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, हमारे साथ बातें की, और आने वाले सालों में ऐसे अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, यही मेरे तरफ से और आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, थैंक यू। थैंक यू।